इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के जन्म की। सोचिए, साल था 1789 और जगह थी फ्रांस। यहाँ एक ऐसी क्रांति की चिंगारी भड़की, एक ऐसा रेवोल्यूशन हुआ जिसने दुनिया को एक नया शब्द दिया, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। पर सवाल ये है कि आखिर ये विचार आया कहाँ से, कैसे लगी ये चिंगारी? चलिए समझते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ही वो पहला मौका था जिसने दुनिया को साफ साफ बताया कि एक राष्ट्र, एक नेशन आखिर होता क्या है और असली पावर किसके हाथ में होनी चाहिए। ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये तो विचारों का एक महाबदलाव था। एक ऐसा बदलाव जो लोगों को राजा की प्रजा से देश का नागरिक बना रहा था। इसको ऐसे समझिए, पहले फ्रांस में एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, मतलब राजा जो कह दे वही कानून। पर क्रांति ने पासा ही पलट दिया। उसने सॉवरेनिटी यानी हुकूमत करने की सबसे बड़ी ताकत राजा के हाथ से लेकर सीधे आम लोगों को, फ्रांस के नागरिकों को सौंप दी। और फिर हुआ एक बड़ा ऐलान कि अब से देश का मतलब राजा या उसकी जमीन नहीं है, देश का मतलब है देश के लोग, जनता ही राष्ट्र है। अब इस नई सोच को लोगों के दिल में उतारने के लिए दो जबरदस्त आइडिया सामने आए। पहला, लपात्री, मतलब ये जमीन हमारी पितृभूमि है, और दूसरा ल सितवाएं, यानी हम सब इसके नागरिक हैं, बराबर हैं। मकसद सीधा था, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहां कानून के सामने सब एक समान हो। पर देखिए, सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं चलता, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए फ्रांस को एक करने के लिए क्या-क्या नए सिंबल्स और सिस्टम्स लाए गए। सबसे पहले तो पहचान बदली गई। राजा का झंडा हटाकर फ्रांस का नया तिरंगा लहराया गया। पुरानी संसद, जिसे एस्टेट्स जनरल कहते थे, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और तो और देश के लिए नए गीत रचे गए, नई कस्में खाई गई। यूनिटी को और पक्का करने के लिए पूरे देश में एक ही कानून लागू कर दिया गया, सबके लिए। साथ ही वजन और माप का भी एक ही सिस्टम बना दिया गया। सोचिए, एक देश, एक कानून, एक सिस्टम। अब बात आई भाषा की। अलग अलग इलाकों की अलग अलग बोलियां थीं, जो कहीं न कहीं लोगों को बांटती थीं। तो फैसला हुआ कि रीजनल भाषाओं की जगह जो फ्रेंच पेरिस में बोली जाती है, उसे ही पूरे राष्ट्र की कॉमन भाषा बनाया जाएगा। एक भाषा, एक पहचान। लेकिन ये जो आग फ्रांस में लगी थी ना, वो सिर्फ फ्रांस की सीमाओं में कैद रहने वाली नहीं थी। ये विचार अब पूरे यूरोप में फैल रहा था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। फ्रांस के ये क्रांतिकारी विचार, जैसे आज़ादी, बराबरी, ये सब यूरोप के बाकी देशों में भी पहुंचने लगे। और वहां के स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। ये क्लब इन नए विचारों के सेंटर बन गए। तो चलिए एक बार टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1789 में क्रांति शुरू हुई, और फिर सीन में आता है साल 1804, जब नेपोलियन अपना मशहूर नेपोलियनिक कोड लेकर आया। ये जो नेपोलियनिक कोड था ना, ये बहुत बड़ी चीज थी। इसने जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल अधिकार खत्म कर दिए। मतलब अब कोई राजा के खानदान में पैदा होने से बड़ा नहीं होगा, कानून के सामने सब बराबर। और सबसे जरूरी, इसने लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया। नेपोलियन के आने के कुछ फायदे भी हुए, इसमें कोई शक नहीं। उसने सदियों से चले आ रहे फ्यूडलिज्म यानी सामंती सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। किसानों को सर्फडम यानी एक तरह की बंधुआ मजदूरी और भारी टैक्स से आज़ादी दिलाई। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ आज़ादी मिली, वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन ने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, बोलने की आज़ादी पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, और सबसे बुरा, लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। जाहिर है, इससे लोगों में गुस्सा भड़कने लगा। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे दौर से, इस क्रांति से, नेपोलियन के राज से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? इसकी सबसे बड़ी देन, इसकी लेगेसी क्या है? वो लेगेसी है एक सीधा साधा पर बहुत शक्तिशाली सबक। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को सिखाया कि एक देश की असली ताकत किसी राजा, किसी शहंशाह में नहीं, बल्कि उस देश के लोगों में होती है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अगर 1789 में
एक आइडिया में इतनी ताकत थी कि वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे, तो सोचिए आज वो कौन सा एक आइडिया होगा जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल देगा।